आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और साथ ही कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियां, वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। ये आयोजन न केवल पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को और मजबूती देने का संकल्प भी इस समारोह में दोहराया गया है। वहीं सीएम योगी ने भी वहां पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया है। लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य 3 स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कमतर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है। गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहां पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसे कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने और जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे इस देश में
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक, जिन्होंने जनचेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं उनकी लेखनी के लिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से उन्होंने अपनी लेखनी को, जिन धारदार लेखनी के माध्यम से उस समय के जज्बे को उन्होंने झकझोरा था, आज भी वह हम सबके लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए, जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे, जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लड़े थे। ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया था। मीडिया की भूमिका हमेशा, हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता, और उसी प्रासंगिकता की दृष्टि से हम लोग जब इस आयोजन के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ का कार्यक्रम 2 घंटे बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं एक गोरखपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में जरूर मैं भाग लूंगा कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर जो आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए
बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभवतः नहीं होता। अगर केवल एक पोलिट ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की ही आवाज सुनी जानी है। कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। और अगर कोई करेगी, 1 साल 2 साल, अंततः 5वें वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके, जो जनता जनार्दन उसे चुन करके भेजती है। और इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। उन स्थितियों में मीडिया के द्वारा जो भी बातें उस तक पहुंचाने के प्रयास होंगे या होते हैं, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं या जब मीडिया के मंच का उपयोग हमें एक सकारात्मक भाव के साथ, जनता को ही सब कुछ मान करके, उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान निर्णायक कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को अतिक्रमण वाली भूमि को मुक्त कराने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीएम ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि आर्थिक तंगी के कारण किसी का इलाज नहीं रुकेगा। सीएम योगी ने बच्चों को उत्साह के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्हें प्रेरणा के लिए आशीर्वाद और चॉकलेट भी भेंट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि गोरखपुर से हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के समक्ष पहुंचे और इस दौरान सीएम ने एक एक करके सभी की समस्याओं को सुना है और साथ ही जल्द से जल्द आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि गोरखपुर से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंची, जनता दर्शन में पहुंची और इस दौरान लोगों की समस्याओं को यहां पर सुना गया है और साथ ही जल्द समाधान के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेरगांव में लचित बर्फुकान पुलिस अकादमी का उद्घाटन हुआ है और 340 एकड़ में फैली लचित बर्फुकान
फुकान पुलिस अकादमी को 2 चरणों में 1024 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चौड़ीकरण किया जा रहा और इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने एक समारोह को संबोधित किया है। पहले मैं मां कामाख्या को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी की महान परंपरा को भी शीश झुकाकर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं असम में आया हूं। आज लसित बरफुकन जी के नाम पर पुलिस एकेडमी का लोकार्पण हो रहा है। दूसरे चरण का भूमि पूजन भी हुआ है। मैं भारत के वीर सपूत और महान योद्धा जिन्होंने मुगलों को उल्टे पैर असम से दिल्ली तक वापस भेजा था, वो लसित बरफुकन को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है, उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है। दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देखकर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली। इसके लिए तो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लसित बरफुकन के नाम से किया है। ये महान योद्धा जिसने असम को मुगलों के सामने विजय दिलाई, और मैं असम सरकार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ आसाम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लसित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है, और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा। तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस एकेडमी के अंदर समाहित की गई। और मित्रों, आज एक बात मेरे जैसा, मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आते थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज
मैं आसाम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा आसाम शांत हो गया। आसाम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। आसाम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। ये 10 साल में देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आसाम के लिए बोडो समझौता हुआ 2020 में, कार्बी समझौता हुआ 21 में, आदिवासी शांति समझौता 22 में, उल्फा समझौता 23 में, असम मेघालय बॉर्डर समझौता 23 में और असम अरुणाचल बॉर्डर समझौता भी हुआ। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो आसाम का भविष्य बदलने वाला है। अभी आसाम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ। 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही है। ये 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इतने सारे रोजगारी पैदा करेंगे कि एक जमाने में कहा जाता था आसाम का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो देश में कहीं नौकरी करने जाएगा। आज मेरे आसाम में देश भर के लड़के नौकरी करने आए। इस प्रकार का स्थिति का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के शासन में 10 साल में आसाम को 1,27,000 करोड़ का डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड मिला और मोदी जी के 10 साल में 1,27,000 करोड़ से बढ़कर 4,95,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। 4 गुना अधिक पैसा हमने कांग्रेस पार्टी के शासन से एनडीए के शासन में, बीजेपी के शासन में दिया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आसाम को इतने साल तक आपने दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी। मोदी जी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लगे। 10,000 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतमाला परियोजना, दुबरी फुलवाड़ी पुल 3,000 करोड़ की लागत से 3700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर 4 लेन करना, मजूली द्वीप, यहां पर सर्वानंद जी बैठे हैं, 1,000 करोड़ से अकेले मजूली के लिए नया तटबंध और सड़क बनाने का काम किया है। ब्रह्मपुत्र के पुल पर 6 लेन पुल बनाने का काम निर्माणाधीन है। 382 करोड़ से नेशनल हाईवे 715 के पर माजुली और जोरहाट को जोड़ा जा रहा है। 1100 करोड़ रुपया गोपीनाथ जी के नाम से एयरपोर्ट का एक्सपांशन, रेलवे में 9,000 करोड़ का लोकार्पण, 1,000 करोड़ के मूल्य से एम्स, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी में मेडिकल कॉलेज, कोकराझार में मेडिकल कॉलेज,
धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और गरीब कल्याण के लिए 58 लाख घरों में पहली बार नल से जल पहुंचा। 1,80,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया। 43 लाख घरों में शौचालय बना। 2,32,00,000 गरीबों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 51 लाख गैस के सिलेंडर मिले। 21 लाख घर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर किया। और आसाम की जनता ने भी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आया था, आपने सर्बानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर से चुनाव आया, हेमंत जी को बनाया और दोनों चुनावों में मोदी जी को भारी बहुमत लेकर आपने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आसाम की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, उत्साह दिया है, आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी शांति लाने का न केवल प्रयास किया, शांति लाकर दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और अब हेमंत जी के नेतृत्व में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आसाम के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य आगे है। और मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं। जब वो मुख्यमंत्री बने, मिलने आए, मैंने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।